Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 13. We are to start today. This chapter 13 is about biochemistry. About biochemistry, it is there. इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया गया है कि बायोकेमिस्ट्री ये वो फील्ड है जिसकी आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये डील करता है विद नेचुरली अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उनसे ये बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉइल से जो मिनरल्स पौधे लेते हैं उनसे फिर बाकी ये प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो भी बनाते हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रिजर्वायर्स हैं एनर्जी के, एनर्जी के रिजर्वायर्स हैं। हमें एनर्जी इन्हीं चीज़ों से मिलती है। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स को देखें जो कि हम खाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू प्रोवाइड इमरजेंसी एनर्जी सप्लाईज। लिपिड्स जो हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बॉडी को एमरजेंसी के केसेस में, यानी ऐसे केसेस में कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है लेकिन हम खाना वगैरह नहीं खा सकते, या फास्टिंग का केस देख लें, ठीक है, रोज़ा रखा हुआ है या और कोई ऐसी सूरत है, फाका करना पड़ा है, खाना नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी तो जिस्म को चाहिए, तो ये जो लिपिड्स बॉडी में स्टोर होते हैं इनसे एनर्जी हासिल होती है। प्रोटीन्स जो हैं ये ना सिर्फ एनर्जी का सोर्स हैं बल्कि ये हमारी हेल्प करती हैं टू स्टे स्ट्रॉन्ग बाय फॉर्मिंग न्यू बोन्स एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नए मसल्स जो हैं उनका बनना, टिश्यूज बनने से, और हड्डियों का जो बनना है उसमें हेल्प करते हैं। मोरओवर जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं हमें अगेंस्ट डिजीजेस, और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नस्ल दर नस्ल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो वो इन न्यूक्लिक एसिड्स के जरिए होती है। पहली कैटेगरी आपको बताई जा रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं इनको हम डिफाइन करते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। पॉली का मतलब मैनी, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन के ज्यादा OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके अंदर हैं, और फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर या तो एल्डिहाइड्स का होगा या फिर कीटोन्स का होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं एल्डो शुगर्स, और अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उन्हें कहते हैं कीटो शुगर्स। एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर्स, इनका जनरल फार्मूला है CnH2ON। इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स भी इसी वजह से कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्जी मतलब ही देखा जाए तो क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन्स है, क्योंकि इसमें कार्बन और वाटर का प्रोपोर्शन क्या है? इसमें सेम होता है। जितनी तादाद कार्बन एटम्स की होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे। आप ग्लूकोज के बारे में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये क्या मतलब इसका? बड़े इनमें देखें OH ग्रुप है, OH ग्रुप एक नहीं एक से ज्यादा है, इसलिए कहा पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद है। और उसके साथ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है या फिर कीटोनिक ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कह सकते हैं। नाम के लिहाज से बताया ना, पॉलीहाइड्रोक्सी के अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं, ठीक है, एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर एक से ज्यादा OH ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होगा। जनरल फार्मूला आपको बताया गया CnH2ON। N इसमें कार्बन एटम्स की तादाद है। कार्बोहाइड्रेट्स को बताया कि सिंथेसाइज कैसे होते हैं,
पौधे बनाते हैं, तो पौधों के अंदर ये बनते हैं। पौधों के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। यू आर वेल अवेयर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी जो पौधे क्लोरोफिल के जरिए अब्सॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो भी रिलीज होती है। ये जो ग्लूकोज बनता है इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन भी पॉलीमर्स का बनना, कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते जाते हैं और लॉन्ग चेन्स के और ब्रांच जो है वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च जो है ये भी जो है वो शुगर है, पॉलीसैकेराइड, इसको क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। इसके अभी जो है ये नीचे ग्रुप्स में आप देख भी रहे हैं। और सेलुलोज भी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड शुगर उसको कहते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन में देखें ना, लिखा है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ये जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा समझाते हैं। सिंथेसिस का मैंने आपको बताया है कि सनलाइट जिसको पौधे क्लोरोफिल के जरिए अब्सॉर्ब करते हैं, वो सोलर एनर्जी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, साथ इसके ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। बनने वाला जो ग्लूकोज है इसकी पॉलीमराइजेशन से स्टार्च और सेलुलोज वगैरह बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप्स हैं, इनमें पहली टाइप है मोनोसैकेराइड्स, दूसरी है ओलिगोसैकेराइड, तीसरी पॉलीसैकेराइड्स। हम इनको देखते हैं। मोनोसैकेराइड जैसा नाम से ज़ाहिर है, मोनो का मतलब वन होता है, तो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर्स हैं जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज तो देखें उसको करेंगे जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स होंगे, फिर वो ब्रेक होंगे पानी के अंदर डिजोल्व करने पर, पानी के जरिए उनकी ब्रेकिंग होगी और सिंपल यूनिट्स अलग-अलग होंगे। तो जो ग्लूकोज वगैरह है या मोनोसैकेराइड्स हैं, ये तो पहले ही सिंगल यूनिट्स हैं, तो सिंगल यूनिट्स की फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। अब इनके अंदर देखें 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम्स की तादाद मोनोसैकेराइड्स में क्या है, 3 to 9। कितनी तादाद है, 3 to 9। 3 to 9 इनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद है। और इसी लिहाज से, इसी तादाद की बेस पे इनको जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं। मसलन अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो हम उनको ट्राइओसिस कहेंगे, अगर 4 हैं तो हम उनको टेट्रोसिस कहेंगे, 5 हैं तो पेंटोसिस हैं, 6 हैं तो हेक्सोसिस हैं। इसी तरह जो है कार्बन एटम्स की तादाद के लिहाज से फर्दर इनकी जो है वो क्लासेस बनेगी। इंपॉर्टेंट जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो हेक्सोसिस हैं, जैसे ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। हेक्सोज मीन 6 कार्बन वाला, हेक्सोज हेक्सा से है 6 कार्बन वाली शुगर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये आपको इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये देखें, ये वाला ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये है कीटोनिक, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखें, ये वाला है एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि आप फ्रुक्टोज के अंदर देखें तो ये कीटोनिक ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स की तो आपको पहचान है ना, पहले पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सी का डबल बॉन्ड O के साथ है, फिर साइड पे सिंगल बॉन्ड H के साथ है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। जबकि ये जो फ्रुक्टोज है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या इसको हम कीटो शुगर कहेंगे। हाँ जी, समझ आ रही है इन चीजों की, मोनोसैकेराइड्स का मैंने आपको जो बताया। उसके बाद इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। मोनोसैकेराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। वाइट कलर के
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। दूसरी बात कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। तीसरी बात दे आर स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट इनका क्या है, स्वीटिश। चौथी बात दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि ये पहले सिंपल हैं तो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल्स में। पांचवी बात कि दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये सिंपल शुगर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई, रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर दें विदाउट themselves being hydrolyzed, यानी वो खुद हाइड्रोलाइज हुए बगैर दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर दें तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। अब ये रिड्यूसिंग शुगर्स कैसे बन सकती हैं, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ये मसलन एल्डिहाइड का ग्रुप देखें, एल्डिहाइड ग्रुप की कार्बन या उधर कीटोनिक ग्रुप की कार्बन जो है, अगर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ नहीं मिले हुए, ये फ्री हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, ये रिड्यूसिंग है। ठीक है, उस सूरत में ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग। और अगर इनकी जो टर्मिनल, हाँ जी, ये रिड्यूसिंग किस सूरत में होंगे? रिड्यूसिंग उस सूरत में है कि जब इनके ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कार्बन्स हैं ये फ्री हैं, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ नहीं मिले हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सुक्रोज को देखें, सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको यहीं पे उसको बनाकर दिखाता हूँ। सुक्रोज को अगर आप देखें, इसके मैं लाइन ये देखें, ये जो कार्बन है एल्डिहाइड की, कार्बन नंबर 1, ये इस फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 जो है इसके साथ मिल जाती है। जब इसके साथ ये मिल जाए तो इसे बनता है सुक्रोज। ठीक है, इन्हीं को मैं प्लस करता हूं तो इसे आगे क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा, सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, इसमें ये सी इसमें डबल आ गया, सी सिंगल होता है ना सुक्रोज में, SUCROS। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप देखें, इधर कीटोनिक ग्रुप की कार्बन, उधर एल्डिहाइड ग्रुप की कार्बन, ये आपस में अटैच हो गए हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस एंड टू रिड्यूस दैट सब्सटेंस। किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी इसमें नहीं है सुक्रोज में, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। लेकिन अगर ये कार्बन फ्री हों तो फिर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी थी इनकी मोनोसैकेराइड्स की जो आपको बताई गई कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड जो कि दूसरी क्लास है। ओलिगोसैकेराइड्स ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 से 9 तक, 2 to 9 इसमें यूनिट्स होते हैं किसके, मोनोसैकेराइड्स के। 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स इनमें होते हैं। और जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्टीमेटली जितने यूनिट्स उनके अंदर थे वही हमें हासिल होते हैं, यानी 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें हासिल होंगे क्योंकि उनसे मिलकर बने थे। ये बताया कि इनको इसी लिहाज से हम क्लासीफाई भी करते हैं कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स हैं तो हम इनको डाइसैकेराइड्स कहेंगे, अगर 3 हैं तो ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे, 4 हैं तो टेट्रासैकेराइड्स कहेंगे, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। इनकी हाइड्रोलाइसिस से जितने मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हमें हासिल होंगे उस तादाद की बेस पे हम इनको कैटेगराइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं।
मसलन सुक्रोज, ये अभी मैंने जिसकी आपको एग्जांपल भी दी है, तो ये जो सुक्रोज है ये क्या है, डाइसैकराइड। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इससे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। ये पिछले पेज पर जो मैंने आपको चीज समझाई है पिछली स्लाइड में, वो यही ये चीज। फ्रुक्टोज क्या है? बेटे जो फ्रुक्टोज है ये कीटो शुगर है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, ये देखें, ये फ्रुक्टोज है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। और ग्लूकोज में क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। अब इस सुक्रोज की आप हाइड्रोलाइसिस करें, डाइल्यूट आइसिल की प्रेजेंस में इसको जो है वाटर डालकर हीट किया जाता है, तो इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सब यूनिट्स हासिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, डाइसैकराइड। सुक्रोज क्या हुआ, डाइसैकराइड। आज के लेक्चर में ये आधी बायोलॉजी है और आधी केमिस्ट्री है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। नंबर 1, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इजीली सॉल्युबल है वाटर में, इनका भी स्वीट टेस्ट होता है मोनोसैकराइड्स की तरह। अब रिड्यूसिंग के केस में दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग हो भी सकती हैं शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इनकी जो टर्मिनल कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाली, अगर वो फ्री हैं, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं हुई, तो फिर ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और अगर वो ऑक्युपाइड हैं, अटैच्ड हैं, तो फिर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। पॉलीसैकराइड्स, थर्ड कैटेगरी। पॉलीसैकराइड्स मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें हंड्रेड्स तो थाउजेंड्स जो है वो मोनोसैकराइड्स होते हैं। इनकी एग्जांपल्स स्टार्च और सेलुलोज है। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैकराइड्स के एग्जांपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, दे आर एमोर्फस सॉलिड्स, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। पहले दोनों आपने देखा क्रिस्टलाइन थे, उनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर। जबकि जो पॉलीसैकराइड्स हैं ये अमॉर्फस हैं, इनकी शेप नहीं है, ये शेपलेस हैं। एंड दे आर टेस्टलेस, उनका टेस्ट भी नहीं होता, इनसॉल्युबल है वाटर में। एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ये इनसॉल्युबल इन वाटर आप अलग कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी आप काउंट कर सकते हैं। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए ये रेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं, सिंपल भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं। वेरिड सोर्सेज और यूजेस हैं इनके। बस सिंपल शुगर्स के सोर्सेज देखें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हनी, सीरियल्स। ठीक है, ये सिंपल शुगर्स की पहले आपको एग्जांपल्स बताइए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और उसके बाद उनके आपको उनके सोर्सेज बताए हैं कि वो कहाँ से हमें मिल सकते हैं। डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स में आपको सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के एग्जांपल दिए। इनमें याद रखें, सुक्रोज का मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, ये जो गैलेक्टोज आपने पढ़ा। जबकि माल्टोज ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है। तो तीनों क्या थे, डाइसैकराइड्स। सुक्रोज किस में पाया जाता है, शुगर बीट यानी चुकंदर में, शुगर केन ये गन्ना हो गया, और फ्रूट्स में पाया जाता है। लैक्टोज जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मौजूद है, ये मेन शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, हस्बत डेयरी प्रोडक्ट्स दूध से बनती हैं, उनमें भी है। माल्टोज डाइसैकराइड है जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी सीरियल्स में पाया जाता है। पॉलीसैकराइड्स जो हैं उनमें स्टार्च और सेलुलोज का बताया गया। स्टार्च सीरियल में पाया जाता है, सीरियल क्रॉप्स जो हैं उनमें व्हीट, बार्ले, व्हीट गंदम, बार्ले जौ हो गया, मेज, मकई, राइस, चावल वगैरह जो है। और जो कॉटन है ये प्योर सेलुलोज है, ऑब्जेक्ट में भी ये पॉइंट आएगा, कॉटन प्योर सेलुलोज है। पॉलीसैकराइड्स के बारे में आपको आगे बताया जा रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करती है।
ग्लूकोज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, यानी वो वाहिद फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज हो जाता है। हमारे मसल्स यूज कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ब्रेन जो है, यानी हमारा जो दिमाग है, इसको ग्लूकोज चाहिए एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि जो ब्रेन है वो फैट्स को एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको ग्लूकोज चाहिए। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दे आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेज टू आवर बॉडी, यानी एनर्जी के अलावा हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की ये जरूरियात भी पूरी होती है। नंबर 1, ये रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जिस्म में शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर शुगर लेवल कम हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ब्लड शुगर लेवल का लो हो जाना। अगर ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। ज्यादा हो तो हाइपरग्लाइसेमिया, अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया। सर आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। वो कहा लिखते थे सर मैसेज। हाँ जी, आप आ रही है आवाज? जी सर आप आ रही है। हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया मैंने आपको बताया है। शुगर लेवल कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया, ज्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसेमिया। दूसरी बात, दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलती है इनसे, और वो बैक्टीरिया जो है उनके कई आगे फायदे होते हैं। मसलन वो कुछ विटामिन भी बनाते हैं, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए कई लिहाज से, डिजीजेस के अगेंस्ट भी, इम्यूनिटी वगैरह पैदा करने में, डिफेंड करने में। तीसरी बात कि डाइटरी फाइबर हेल्प करता है टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, एक बल्कि सी शेप मिलती है ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, जिससे कि वो मूव कर सकते हैं प्रॉपरली इंटेस्टाइन के अंदर। फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मसल्स को फ्रॉम क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग क्या होता है? मसल का स्ट्रेच हो जाना, हाँ, पट्टे का चढ़ जाना, स्ट्रेच हो जाना, जैसे पेन वगैरह बहुत शदीद होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से ये मसल क्रैम्पिंग भी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताया जा रहा है कि दे प्रोवाइड 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल्स एनर्जी मिलती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग चेन स्टार्च की जो है दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोज। कैसे? बाय आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ग्लूकोज फिर अब्सॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम इसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द प्लेस वेयर इट इज टू बी यूज्ड, मसलन मसल्स की तरफ जाता है। यहाँ पे आपको एक फ्लो शीट डायग्राम के तौर पे बताया कि फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स। शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम where they are used as muscles energy, muscular energy, मसल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और कन्वर्ट हो जाती हैं शुगर्स ये ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है लिवर में, जो कि बाद में इस्तेमाल हो जाएगी जिस वक्त हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और खुराक हम नहीं खाते उस वक्त। या फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर्स फैट्स में, और फैट्स की वजह से क्या होता है? ओबेसिटी कॉज हो जाती है, मोटापा जो है ये हो सकता है, फैटी हो जाएगा जैसे। ये कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा चलें ठीक है, ये क्वेश्चन देख लें। डिफाइन करना है कार्बोहाइड्रेट्स को, आपको बता चुके हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं और खुराक के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे। दूसरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डाइसैकराइड्स की? डाइसैकराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप पढ़ भी चुके हैं पीछे, इसमें टॉपिक में भी आ चुके हैं, ओलिगोसैकराइड्स में आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जो ओलिगोसैकराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वही डाइसैकराइड्स की हैं। गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट लिखेंगे एरो के ऊपर, और आगे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर आप देख भी चुके हैं। गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये भी आपने इक्वेशन देख ली है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बना था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हाँ जी, तो यहाँ तक फिर इसको हम रखते हैं। उसके बाद ये डेक्सट्रोज का यूज है जस्ट जो ड्रिप्स में हमारा रह गया है। तो वैसे ये 2 मिनट का काम है। आज का टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कैसे वाइंड अप हो जाएगा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। डेक्सट्रोज देखें क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है जो कि नेचुरल शुगर है, स्टार्ची फूड्स में पाया जाता है। तो ये प्रोवाइड करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी जो कि इजीली ब्रेक हो जाते हैं और प्रोसेस हो जाते हैं। जो डेक्सट्रोज है इसमें क्या है, ग्लूकोज ही है मेनली, और हमारी बॉडी इसको इजीली प्रोसेस कर लेता है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन अवेलेबल होता है सेवरल कंसंट्रेशंस में। फॉर एग्जांपल देखें जो ड्रिप्स वगैरह लगती हैं उनके ऊपर लिखा होता है 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, D5W में डेक्सट्रोज 5% है और वाटर उसके अंदर, वाटर में उसका सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा, 5 ग्राम डेक्सट्रोज है जो कि हर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 5 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। और यूज किस लिए होता है, टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। के बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि डिफरेंट डिजीजेस में फ्लूइड की कमी होती है, और एनर्जी सोर्स के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें तकरीबन 170 कैलोरीज एनर्जी जो है वो मौजूद होते हैं। बट बताया कि बट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, मींस के मिनरल्स इसमें नहीं होते। यही वजह है कि इसमें आपको मालूम है ड्रिप के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि इसमें ऐड किए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इन द सॉल्यूशन जो ऐड किए जाएंगे। यानी बॉडी को जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी कदर सॉल्यूशन में जो है वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए जाएंगे इंजेक्शंस की सूरत में। डेक्सट्रोज बताया कि ये पेशेंट्स को दिया जाता है और डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। इसे इंट्रावेनस थेरापी कहा जाता है, आईवी। ये क्या लिखा है, आईवी, इसको फोर नहीं समझना। आईवी थेरापी मीन इंट्रावेनस थेरापी। कॉमनली इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं क्योंकि ड्रिप्स के जरिए ये इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इट इज द फास्टेस्ट वे टू डिलीवर फ्लूइड्स। बॉडी में फ्लूइड्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई हो, उसको फास्टेस्ट वे है डिलीवर करने का। मेडिकेशंस यानी ट्रीटमेंट वगैरह की कोई भी दवाई जो है, मेडिसिन जो है, उसको भी इंजेक्ट किया जा सकता है इस बॉटल के अंदर, ड्रिप के अंदर, और वो भी ब्लड में शामिल हो जाएगी थ्रू आउट द बॉडी। ये हम सप्लाई कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स एयर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हवा जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगी ये फ्लूइड जब ट्रांसफर हो रहा होगा। ये बेटे आज हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का जो है उसको हमने कंप्लीट किया। कल हम प्रोटीन्स और जो लिपिड्स वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन एक दरखास्त है। हाँ जी पूछें। सर थोड़ी स्पीड स्लो कर लें।